नमस्ते, स्वागत है इस लेक्चर में आपका। और इस लेक्चर में चर्चा करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ मोशन। सो कम टू मोशन। मोशन राइट। और मोशन का मतलब हुआ कि अगर इन्वायरमेंट के सापेक्ष अगर किसी बॉडी की पोजीशन में चेंज होता है, then the body is said to be in motion. If there is a change in the position of the body with respect to its environment, it is said to be in motion. And if there is no change in its position with respect to this body, then it is said to be in a state of rest. See here. यहाँ दिख रहा है आपको definition. Change in the position of the body with respect to time. और फिर next आप देख लीजिए rest में. A body is said to be at rest if it does not change its position with respect to time. Then come to the types of motions. मोशन के प्रकार हैं, जैसे एक मोशन आपने देखा है यहाँ पर ट्रांसलेटरी। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब हुआ मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एक ही रेखा में गति होगी तो क्या कहेंगे उसको? ट्रांसलेटरी कहेंगे। स्ट्रेट लाइन एक रेखा में होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, जो देखिए यहाँ पे रोटेटरी है। रोटेटरी में क्या होता है कि वो स्पिन करता है बॉडी। जैसे आप देखिएगा आपके पास दरवाजा है, तो दरवाजे को जब आप खोलिएगा बंद कीजिएगा तो मोशन होगा, ये आपका रोटेटरी होगा। रोटेटरी का मतलब ये हुआ कि ये क्या होगा? मूव करेगा। जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर इस पेपर को केंद्र मानकर इसके चारों अगर बॉडी को मूव किया जाए अबाउट एन एक्सिस, राइट। रोटेटरी का मतलब हुआ कि द मोशन ऑफ द बॉडी अराउंड एन एक्सिस और अबाउट ए पॉइंट। ओके, अब तीसरे प्रकार की गति जो आप देख लीजिए यहाँ पे, वह है हमारा सीएन ऑस्लेटरी। ऑस्लेटरी में टू एंड फ्रो होता है, बैकवर्ड फॉरवर्ड अप एंड डाउन होता है, ठीक है। तो अब क्या है, जैसे अगर ट्रांसलेटरी मोशन होगा तो उस मोशन में जो उस मोशन का जो विरोध करेगा वहां पे मात्रा होती है, मास होती है यहाँ पे। और ये रोटेटरी मोशन में जो हमारे पास जो विरोध पैदा होता है उसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण। क्या बोलेंगे उसको? जड़त्व आघूर्ण। इन रोटेशनल मोशन में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल होता है, मात्रा का रोल जो होता है वो लीनियर मोशन में होता है। सेम रोल क्या है? जड़त्व आघूर्ण का रोटेशनल मोशन में होता है, याद रखिएगा। और ये जड़त्व आघूर्ण जो होता है वो, इसके लिए एक्सप्रेशन मैं लिख दे रहा हूं, I इज इक्वल टू m इंटू आर स्क्वायर। ये कहाँ काम करता है? रोटेशनल मोशन में काम करता है। I क्या कहलाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए दिस इज I, जड़त्व आघूर्ण, m मास ऑफ द बॉडी, r डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ऑफ कोर्स बॉडी का मतलब हुआ कि बॉडी को सेंटर ऑफ मास से। याद रखिएगा कि ये जो I इक्वल टू m r स्क्वायर हुआ, ये एक विरोध होता है जो आपको रोटेशनल मोशन में पैदा होता है, और मात्रा जो होती है वो आपका लीनियर मोशन में आपकी गति का विरोध करता है। इसको हम कहते हैं इनर्शिया, जड़ता कहते हैं, राइट। और ये जहां तक ऑस्ट्रेटरी मोशन की बात आती है तो वहां भी एक फैक्टर काम करता है, उसको कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलेंगे उसको? रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग अब आते हैं डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस यहाँ देखिए, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है? ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, और ये क्या है? टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय एनी बॉडी। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन
इट्स वेक्टर क्वांटिटी। याद रखिएगा, दो टर्म्स हुआ, एक हुआ डिस्टेंस, दूसरा हुआ डिस्प्लेसमेंट। अब मान लेते हैं कि यदि हम ये कहते हैं कि डी हमारा डिस्टेंस है, तो डिस्प्लेसमेंट का संकेत क्या होगा, उसमें जरूर दे देंगे, वेक्टर हो जाएगा। फिर इसमें लिख दे रहा हूँ, ये डी आपका डिस्टेंस है और डी क्या हो जाएगा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब देखिए, आप एक रेखा में जब आप घूमते हैं, सपोज करते हैं कि एक रेखा में नहीं, आप एक सपोज करो कि ये सर्कुलर ट्रैक है, राइट, ये आपका ब्रीथ है और इसका सेंटर है ये, और मान लेते हैं कि यहाँ पर आप हैं और आप घूमते हैं, या कोई भी बॉडी घूम सकता है अराउंड द सर्कुलर ट्रैक, घूमता है ये। आप मान लेते हैं रेडियस है ये सेंटर है ओ, और यहाँ पर एम मात्रा का कोई बॉडी है, ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा, 2 पाई आर, जहां पर आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्किल। तो टोटल डिस्टेंस कवर जो हुआ 2 पाई आर हुआ, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल पार्टिकल के द्वारा वो 2 पाई आर हो जाएगा। तो ये हमारा जो टोटल डिस्टेंस हुआ, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। क्या कहेंगे, डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट की बात आती है, देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्योंकि पार्टिकल यही से चलता है, मान लीजिए पी पोजीशन है और पी से चल करके पार्टिकल क्या है, ये बॉडी पी से चला और फिर पी पे ही पहुंच जाता है। तो क्या है, इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट का मान 0 हो जाएगा। याद रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ द बॉडी। जो बॉडी जहां चलना शुरू करता है और आपका जहां पर पहुंचता है, तो आप इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। याद रखिएगा, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कोई डिस्टेंस हुआ नहीं, पी से चला पार्टिकल और यहीं पर आकर पी पर पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। इसको हम विस्थापन भी बोलते हैं, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट 0। याद रखिएगा कि अगर वृत्ताकार पथ पे कोई कण चलता है तो डिस्टेंस का मान जो होगा 2 पाई आर होगा, यहाँ पर आर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या होगी, और डिस्प्लेसमेंट का मान 0 होगा, क्योंकि अगर एक वृत्ताकार पथ पे एक चक्कर लगाता है तो जहां चलता है वहीं पर पहुंच जाता है, एंड दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट, जिसको विस्थापन कहते हैं, 0 हो जाता है, राइट। चलिए, ये बात हो गई थी। अब आते हैं हम लोग, ये देखिए यहाँ पे स्पीड और वर्क सीरीज को देख लीजिए। स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है, स्पीड क्या है, स्केलर है, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है। स्पीड का मतलब हुआ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन 1 सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन 1 सेकेंड, और वेलोसिटी क्या हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन 1 सेकेंड इन डेफिनेट डायरेक्शन, निश्चित दिशा में कहते हैं, ठीक है। तो स्पीड जो हो गया वो आपका, दोनों के लिए फार्मूला वही हो जाएगा, दोनों के लिए अगर हम फार्मूला की बात करें तो स्पीड सपोज करो कि एस देते हैं, तो एस जो हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम हो जाएगा, और यदि वेलोसिटी की बात करें तो वी एस पर दे देंगे, और यहाँ पर डी जो हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो जाएगा। यूनिट दोनों का तो एक ही हो जाएगा, यहाँ देखिए मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ये, क्योंकि डी का यूनिट मीटर हो जाएगा और उसका सेकेंड हो जाएगा, मीटर बाय
सेकेंड जो यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट। नेक्स्ट समथिंग इज देयर, वहां देख लीजिए यहाँ पे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सेलरेशन बोलेंगे, त्वरण बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यदि हम अगर मैथमेटिकली देखेंगे इसको, तो एक्सेलरेशन जो हो जाएगा एफ, ये बराबर हो जाएगा डी वाई डी टी भी, याद रखिए डी वाई डी टी रेट को बताता है, किसके रेट में परिवर्तन होगा, वेलोसिटी के रेट में परिवर्तन होगा, इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। और यदि इसकी फॉर्मूला की बात यदि आती है, तो फॉर्मूला जो हो जाएगा इससे निकाल देते हैं हम लोग, v इज इक्वल टू यू प्लस एफ इंटू टी होता है, ठीक है। यहाँ से निकाल देंगे हम लोग एफ, जो क्या हो जाएगा बराबर v माइनस यू बाई टी, यू को हम बाय साइड में ले आएंगे, तो v माइनस यू बाई टी, ये क्या हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। जो बड़ा होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, जो बड़ा होगा उससे घट जाएगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो यहाँ देखिए फिर, ये तो हो गया, मैंने बता दिया आपको, ई फाइनल वेलोसिटी मैंने पहले ही कहा था, ई इनिशियल वेलोसिटी हो गया और नाम निकल गया। और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर, क्योंकि नीचे में क्या होगा, दो टाइम हो जाएगा ना, इसलिए जैसे यहाँ अगर लिख ही देता हूँ मैं, टोटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेग बटा समय हो जाएगा, ठीक है। और वेग को कहते हैं हम लोग, क्या निकालेंगे वेग को, विस्थापन बाई समय हो जाएगा, एक समय पहले से था इसलिए क्या हो जाएगा मीटर डिवाइडेड बाई सेकेंड स्क्वायर, याद रखिएगा। अब यहाँ एक टर्म आया कि नेगेटिव, कहने का अर्थ हुआ कि अगर बढ़ेगा, अगर स्पीड बढ़ता है तब पॉजिटिव हो जाएगा, और स्पीड का मान यदि घटता है तो उसको हम कहते हैं रिटार्डेशन, बेग ह्रास, हिंदी में क्या बोलेंगे, बेग ह्रास बोलेंगे, स्पीड डिक्रीजेस। नेक्स्ट अब आइए स्केलर वेक्टर। अब स्केलर वेक्टर में क्या होता है कि इसमें स्केलर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है। अब लेकिन इसमें क्या मैं ऐड करूंगा इसमें कि किसी भी राशि को वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, लेकिन एक और चीज आना चाहिए कि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का भी पालन होना चाहिए। इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में सदिश योग नियम, यानी किसी भी भौतिक राशि को वेक्टर होने के लिए तीन चीज चाहिए, परिमाण भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, और ये क्या है, सदिश योग नियम के पालन करें, दैट इज द क्वांटिटी मस्ट ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और यही कारण है कि जो विद्युत धारा है वो क्या है, स्केलर है। विद्युत धारा में परिमाण भी है, दिशा की बात होती है, लेकिन विद्युत धारा क्या है, सदिश योग नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, याद रखिएगा। तो फिर से रिपीट कर देता हूँ, वेक्टर के लिए परिमाण चाहिए, सॉरी ये स्केलर के लिए परिमाण चाहिए, वेक्टर के लिए परिमाण, दिशा, और वो क्या लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का ही पालन करें। और यहाँ एग्जाम्पल के रूप में तो आप देख ही रहे हैं स्केलर का, स्पीड है, मास है, टाइम है, डिस्टेंस है, प्रेशर है, एनर्जी है, और ये मैंने बताया कि वेक्टर है, वेलोसिटी, इसमें परिमाण, दिशा दोनों है, फोर्स है, और सदिश योग नियम का भी पालन करेगा ये। फिर आपका एक्सेलरेशन है और डिस्प्लेसमेंट है, याद रखिएगा, दीज आर दी वेक्टर क्वांटिटीज। नेक्स्ट आइए मास एंड वेट की मात्रा, और ये जो हमारा देख रहे हैं मास एंड वेट में डिफरेंस क्या है। तो देख लीजिए मास क्या है, वो बेसिक एंटिटी है किसी भी पदार्थ का, मौलिक गुण होता है मात्रा, और मात्रा के कारण जो फोर्स डेवलप होता है
उसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और वेट जो होता है वह बल है जिस बल से पृथ्वी किसी पिंड को अपने केंद्र की ओर खींचती है, याद रखिएगा। तो अगर यहाँ पर लिखा हुआ भी आप देख लीजिए, क्वांटिटी ऑफ मैटर, एंड ये बेसिक क्वांटिटी है, ये समथिंग फंडामेंटल है। मास को क्या बोलेंगे आप? मास बेसिक क्वांटिटी किसका? ऑफ द सब्सटेंस। फोर्स को देखिए, वो पृथ्वी जिस बल से अपने केंद्र की ओर खींचती है, फोर्स हो गया आपका। और मास जो है स्केलर है, फिर आपका वेट जो है वेक्टर है, क्योंकि ये फोर्स है। मास की इकाई किलोग्राम होगा, ऐसा ही जो होगा। और वेट जो होगा, क्योंकि फोर्स है न्यूटन हो जाएगा। और मास जो है वो कांस्टेंट रहता है, मास का मान नहीं बदलता है, चाहे पृथ्वी सतह पर रहिए या फिर चांद पे जाइए। लेकिन वेट का मान जो होता है वह चेंज कर जाता है। जैसे चांद पे वेट का मान जो है, किसी पिंड का वेट का मान जो होगा, भार का मान जो होगा, पृथ्वी पर के भार के मान का 1/6 होगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये मानी WM मून पे है, ये इज इक्वल टू 1/6 ऑफ W अर्थ, याद रखिएगा। और फिर वेट का मान पृथ्वी के अंदर भी जाइएगा तो घट जाएगा, पृथ्वी के ऊपर भी जाइएगा तो घट जाएगा वेट का मान, राइट। अब वेट के मान के लिए जो फॉर्मूला होता है उसके लिए भी जान लीजिए, उसको भी जान लीजिए कि W इज इक्वल टू होता है m इंटू जी। m पिंड की मात्रा होती है और g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, जिसका मान जो होता है आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर। क्योंकि यही जो है आपका जी का वैल्यू चेंज कर देगा। पृथ्वी सतह के नीचे जाएंगे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कम हो जाएगा, ऊंचाई पे भी जो कम जाएंगे तो आपका कम हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। और यही जी के मान के चेंज होने के चलते, जी के मान को कम होने के कारण वेट का मान कम हो जाता है, क्योंकि वेट इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। तो आप देख रहे हैं इनफॉर्म एंड नॉन इनफॉर्म मोशन। देखिए इनफॉर्म मोशन में ये आपका इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन इनफॉर्म में क्या है? अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। दीज आर द सिंपल कॉन्सेप्ट्स। अब की फैक्ट्स यहाँ से शुरू हो रहा है, उसको देखते हैं। ये नोन है आपका, स्पीड हो चाहे वेलोसिटी हो, उसका यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपका वेट का यूनिट क्या होगा? न्यूटन। न्यूटन का मतलब हुआ किलोग्राम, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये हमारा जैसे वेक्टर की बात आई तो पहले ही बता दिया था कि फोर्स है, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, ऐसा वेक्टर्स है। स्केलर्स में जैसे जिसमें दिशा नहीं होती है, मास हुआ, डिस्टेंस हुआ, टाइम हुआ, स्पीड हुआ। ओके, so that's all for the day. If you have any doubt and you need any change in the nature of the lecture, or if there is any topic of your interest, you can suggest in the comment box. Accordingly, we will try to make the things that could suit best for you. Thank you.